सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय अम्बेडकर संदेश के तहत हम आपके समक्ष बाबा साहब का क्रांतिकारी वक्तव्य रख रहे हैं, जो बाबा साहब ने 29 मई 1928 को दिया था साइमन कमीशन के समक्ष। तो साइमन कमीशन को बाबा साहब यहाँ वक्तव्य देते हुए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से क्या कुछ कहते हैं, अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आज का अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे कि बाबा साहब ने साइमन कमीशन के समक्ष जो 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के उद्देश्य से दलितों को, अस्पृश्यों को, अछूतों को यहाँ अधिकार देने के उद्देश्य से ये साइमन कमीशन भारत आया था। मेरे सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, इसी के क्रम में बाबा साहब ये किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं साइमन कमीशन के समक्ष कि दलितों पर किस तरह का शोषण, अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत होता है भारत देश के अंदर। उसके कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण बाबा साहब प्रस्तुत करते हैं। बिना प्रमाण के बात तो सिद्ध नहीं हो जाती। तो आज यहाँ पर बाबा साहब ने जो प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किए हैं, उसमें महार तालाब सत्याग्रह का आंदोलन भी शामिल है मेरे साथियों, जिसको हम पूर्व के अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रख चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में 25 फरवरी 1928 को बम्बई क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ एक घटना बाबा साहब रखते हैं। उस घटना का जो शीर्षक था, रूढ़िवादिता का पागलपन, अस्पृश्यों के प्रति कथित बर्बर व्यवहार, महार होने का अपराध, पुलिस में महारों की भर्ती को लेकर और सरकारी सेवा में जो क्लर्क की नियुक्ति हुई है, उसमें दलित समुदाय से, अस्पृश्य समुदाय से कितने लोग हैं, ये आंकड़ा बाबा साहब ने मांगा है और उस आंकड़े को यहाँ साइमन कमीशन के समक्ष रखा है मेरे साथियों। ये सभी प्रूफ, सभी प्रमाण देखकर साइमन कमीशन ने जो निर्णय लिया, उसी की बदौलत आज हम सभी लोग, और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब दलित समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए अपना पक्ष रखते हैं मेरे साथियों। ये संपूर्ण घटनाक्रम जो होता है, आज वर्तमान जो सम्मानजनक स्थिति में हम सभी हैं, उसके पीछे ये बाबा साहब का जो प्रयास है, वही हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब यहाँ पर बम्बई क्रॉनिकल 25 फरवरी 1928 का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अहमदाबाद से श्री केशव जी रणछोड़ बघेला ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सूचना दी है। क्या सूचना दी है? लिखा है कि बापूराव लक्ष्मण और उनके भाई गौरव पिछले 6 वर्षों से अहमदाबाद में रह रहे हैं। वे मराठा जाति के दक्कन से आए कुछ लोगों के साथ उठते बैठते थे। दामू और लक्ष्मण नामक गौरव के 2 बेटे मराठों की भजन मंडलियों में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन हाल में मराठों को पता चला कि दामू और लक्ष्मण नामक दोनों भाई महार जाति के थे और इस बारे में निश्चय करने के लिए सूरत और अहमदाबाद के बीच चलने वाली पार्सल ट्रेन में काम करने वाले 2 महारों को दामू और लक्ष्मण को पहचानने के लिए खास तौर पर बुलाया गया। ये निश्चय कर लेने के बाद कि दामू और लक्ष्मण महार थे, उन्हें इसी महीने की 11 तारीख की आधी रात को कालूपुर भंडारी पोल में भजन मंडली के लिए बुलाया गया। जब पूछा गया कि वे किस जात के थे, दामू और लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वे सोमवंशी थे। मेरे साथियों, भजन मंडली से याद आया, अभी हाल ही में इटावा में एक घटनाक्रम हुआ यादव जाति के लोगों के साथ में। वो लोग, आप सभी उस घटनाक्रम से परिचित हैं। वो लोग भागवत कहने गए एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ, और उनके साथ किस तरह से बर्बर व्यवहार किया गया। जब ये जात का खुलासा हुआ कि वे यादव जात से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में उनके साथ किस तरह से जातिवाद, शोषण, अत्याचार हुआ। अभी 2 महीना पहले की ये घटना है। जो लोग ये सोचते हैं कि जातिवाद, शोषण, अत्याचार खत्म हो गया वर्तमान में, उनके लिए इस तरह का उदाहरण ज्वलंत उदाहरण है। आप अम्बेडकर संदेश सुनकर कई बार मन में ऐसा सोचते होंगे कि ये तो आज से 100 साल पुरानी घटना है। नहीं मेरे साथियों, वर्तमान में भी इटावा का जो घटना का प्रकरण जो आपके सामने आया, सोशल मीडिया के जरिए भी आप तक पहुंचा होगा।
तो ये घटनाक्रम क्या कहता है, आप स्वयं अपने विचार दे सकते हैं। मेरे साथी, यहाँ पर ये निश्चय कर लेने के बाद कि दामू और लक्ष्मण महार जाति थे, उन्हें इसी महीने की 11 तारीख की आधी रात को कालूपुर भंडाली पोल में भजन मंडली के लिए बुलाया गया। जब पूछा गया कि वे किस जात के थे, दामू और लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वे सोमवंशी थे। इस उत्तर से मराठे क्रुद्ध हो गए। मराठों ने उन्हें जी भर कर गालियां दी और कहा कि उन्होंने उनके व्यक्तियों और स्थानों को भ्रष्ट किया है। मराठों ने महार बंधुओं की ठुकाई व पिटाई की। एक भाई के पास सोने की अंगूठी थी, वही उसे जबरन छीन ली गई और उसे 11 रुपए में बेच दिया गया। इस रकम में से 6 रुपए उस महार को अदा कर दिए गए, जिसे इन बंधुओं की पहचान के लिए सूरत बुलाया गया था। दामू और लक्ष्मण ने मराठों से चिरौरी और विनती की कि उन्हें उनके घर लौटने दिया जाए, लेकिन मराठों ने कहा कि वे तभी जा सकते थे जब वे 500 रुपये का जुर्माना अदा कर दें। जब महार बंधुओं ने कहा कि वे इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकते, तो एक मराठे ने सुझाव दिया कि महार बंधुओं पर केवल 125 रुपये का जुर्माना किया जाए। लेकिन एक मराठे ने जुर्माने के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें केवल जुर्माने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जाति छिपाने के अपराध के लिए महार बंधुओं को कठोर दंड देना चाहिए। अंतर बस इतना है मेरे साथियों, उस समय महारों पर, चमारों पर और SC/ST में वर्तमान में आ रही जातियों पर शोषण, अत्याचार छुआछूत होता था। वर्तमान में ये जो घटनाक्रम हुआ वहां पर, वो सीधे सीधे OBC वर्ग से बिलोंग करता है मेरे साथियों। इटावा प्रकरण OBC से बिलोंग करता है। ऐसा निर्णय कर लेने के बाद महार बंधुओं को रोक लिया गया और सवेरे 9 बजे के लगभग उनका बर्बरतापूर्ण तिरस्कार किया गया। बाईं ओर की उनकी मूछें और दाईं ओर की उनकी भौहें उस तरह से साफ कर दी गई। उनके शरीरों पर तेल और मिट्टी में सनी कालिक पोत दी गई। उनके गलों में पुराने जूते की मालाएं डाल दी गईं। उनमें से एक के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी गई, दूसरे के हाथ में तख्ती पकड़ा दी गई। उस पर लिखा था कि अपराधियों को दंड इसलिए दिया गया कि उन्होंने उच्च जाति के लोगों को स्पर्श करने का दुस्साहस किया है। महार बंधुओं का जुलूस निकाला गया। कोई 75 लोग उसमें साथ थे। आगे आगे ढोल पीटा जा रहा था। उक्त दोनों महार बंधुओं ने पुलिस से शिकायत की है। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि दामू और लक्ष्मण के साथ कथित प्रकार से बर्ताव किया गया, लेकिन कहा कि शिकायत करने वालों ने स्वेच्छा से दंड भुगतना स्वीकार किया था। जाहिर है कि दामू और लक्ष्मण उस समय असहाय थे जब उन्हें गालियां दी गई, उन्हें मारा पीटा गया और कठोर दंड की धमकी दी गई और वस्तुतः उनका बर्बरतापूर्वक तिरस्कार किया गया। इस मामले ने तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों में भारी सनसनी पैदा कर दी। शिकायत करने वालों को कानूनी मदद देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर मेरे साथियों अहमदाबाद से श्री केशवजी रणछोड़ बघेला ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिखा था। मेरे साथियों ये सूचना बाबा साहब को दी गई, यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा को दी गई और आपने देखा किस तरह का महार जाति होने का अपराध यहाँ पर कहा गया और बर्बर व्यवहार किया गया उनके साथ। ये रूढ़वादिता का पागलपन नहीं और क्या है। मध्य संख्या 8 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स में 1927 में खंड 20 भाग 16 प्रश्न संख्या 1373 में पुलिस में महारों की भर्ती के बारे में बाबा साहब एक प्रश्न करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या सरकार ये बताने की कृपा करेगी कि प्रेसिडेंसी में पुलिस बल में दलितों की भर्ती पर पाबंदी का कोई नियम है क्या। माननीय श्री जेईबी हार्टसन जवाब देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछते हैं कि क्या माननीय सदस्य मुझे बताने की कृपा करेंगे कि बंबई शहर के पुलिस आयुक्त पाबंदी न होते हुए भी दलितों को पुलिस में भर्ती करने से क्यों इनकार करते हैं। माननीय श्री जेईबी हार्टसन ने जवाब दिया कि यह एक बड़ा मामला है। कहते हैं ये एक बड़ा मामला है, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिसे सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है और जो पुलिस में इन वर्गों की भर्ती में बाधा है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है।
क्या व्यवहारिक कठिनाई है? तब बाबा साहब यहाँ पर टिप्पणी करते हैं। ये आर्टिकल साइमन कमीशन के समक्ष रखते हुए बाबा साहब अपनी टिप्पणी जो करते हैं वो जानना महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। टिप्पणी में बाबा साहब लिखते हैं कि श्री हार्टसन द्वारा बताई गई व्यवहारिक कठिनाइयां स्पष्टता, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद से उत्पन्न कठिनाइयां हैं। स्पष्ट कर देते हैं बाबा साहब। मत संख्या 9 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स 1928 में खंड 22 में भाग संख्या 2 पृष्ठ संख्या 96-97 पर बाबा साहब एक और आंकड़ा पूछते हैं। सरकारी सेवा में क्लर्क की जानकारी चाहते हैं। श्री R.S. असराले ने प्रश्न ये पूछा कि क्या सरकार ये बताने की कृपा करेगी कि विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों में क्लर्कों की संख्या क्या है? माननीय श्री चुन्नी लाल मेहता कहते हैं कि वांछित सूचना देने वाला विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। और वो विवरण क्या है हम आपके समक्ष रख देते हैं। सचिवालय में मराठा और संबद्ध जातियों के 31 क्लर्क हैं। मुस्लिम समुदाय के 11 क्लर्क हैं। दलित वर्ग का कोई नहीं। उन्नत हिंदू के 268 क्लर्क हैं सचिवालय में। पारसी समुदाय के 38 क्लर्क हैं। ईसाई और यहूदी के 31 क्लर्क हैं। अन्य 11 हैं। कुल 440 हैं। लेकिन इन कुल 440 में सचिवालय में दलित वर्ग का कोई भी यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी व्यक्ति क्लर्क नहीं है मेरे साथियों। ये आंकड़ा कितना सटीक प्रमाण बाबा साहब साइमन कमीशन के समक्ष रख देते हैं। इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग, बम्बई कलेक्टर, आबकारी आयुक्त, लघुवाद न्यायालय, उच्च न्यायालय, बम्बई पुलिस के न्यायालय और बम्बई पुलिस आयुक्त, इन किसी भी विभाग में क्लर्क के पदों पर सभी समुदाय के लोग मौजूद हैं मेरे साथियों। लेकिन दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी साथी क्लर्क के पद पर तैनात नहीं है, नियुक्त नहीं है। आखिर क्यों? छुआछूत, जातिवाद, शोषण, अत्याचार, यही सबसे प्रमुख कारण था। और ये बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया मेरे साथियों साइमन कमीशन के समक्ष कि ये दुर्व्यवहार कौन कर रहा है? आखिर उच्च जाति हिंदू कर रहे हैं दलितों के साथ। और ये सरकार भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। पुलिस में भर्ती नहीं करती, सेना में भर्ती नहीं करती, क्लर्कों की भर्ती में दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं देती। इसलिए बाबा साहब ने उन 6 गारंटी की मांग की थी मेरे साथियों कि दलितों को शिक्षा में, नौकरी में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस बात की बात बाबा साहब कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की मांग की बाबा साहब ने दलितों के लिए। मेरे साथियों ये संघर्ष बाबा साहब ने किया। 1927-28 के घटनाक्रम को हम आपके समक्ष लगातार रख रहे हैं। और इस दलित जातियों के हितों की रक्षा के टॉपिक को कल द एंड करेंगे हम। यानी कि कल के अम्बेडकर संदेश में चमार दास और महार दास, संकल्प और कृत्य, दापोली में दलित वर्ग सम्मेलन में पारित संकल्प, नगर पालिका के स्कूल बम्बई शहर में जानबूझकर किया गया अपमान, इन महत्वपूर्ण हेडिंग के तहत कल का अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त मेरे साथियों। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न तो हम जान ही लेते हैं। तो बस आपको ये बताना है कि जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष का नाम बताना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हमें यही रोकने की दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर करेंगे ताकि बहुजन समाज, दलित समाज अपने इतिहास से, अपनी कटु सच्चाई से वाकिफ हो, जाने हो कि आखिर उनके समाज के साथ, उनकी पूर्वजों के साथ किस तरह का शोषण अत्याचार होता रहा है और वर्तमान में भी किस तरह की स्थितियां हैं। ये जानने के लिए भी आज का अम्बेडकर संदेश मुझे लगता है महत्वपूर्ण है।
ऐसे में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।